हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस, सीटेड सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके बाल विकास का आंसर की आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों और सहज अनुमान को करना चाहिए। पहला है को बर्खास्त करना चाहिए, हतोत्साहित। दूसरा है पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हतोत्साहित। तीसरा है कि अवहेलना होनी चाहिए, प्रोत्साहित। और चौथा है पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रोत्साहित। तो प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों और सहज अनुमान को पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रोत्साहित। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रोत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। पहला है भाषा वैकल्य, दूसरा है गति समन्वय वैकल्य, तीसरा है पठन वैकल्य और चौथा है गुलज वैकल्य। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को गति समन्वय वैकल्य प्रभावित करते हैं? तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिन विद्यार्थियों ने दूसरा ऑप्शन लगाया होगा उसका 100% क्वेश्चन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है विकास बिना किसी पैटर्न के अनियमित तौर पर प्रकट होता है। दूसरा है विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। तीसरा है विकास वृद्धि का पर्याय है। चौथा है विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। तो बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के बारे में बात करता है। पहला है एकाधिक आयाम, दूसरा है व्यवस्थित क्रम, तीसरा है असतत स्वरूप और चौथा है रैखिक स्वरूप। तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, व्यवस्थित क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? पहला है अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, दूसरा है सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग करना, तीसरा है निरंतर नेत्र संपर्क बनाए रखना और चौथा है किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बचना। तो सौलीन क्रम विकास से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुमानित दिनचर्या बनाए रखने की एक प्रभावी रणनीति है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण हैं? पहला है अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना, दूसरा है परिभाषाओं का एक वर्ग को याद रखना, तीसरा है पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को याद रखना, चौथा है मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना। तो देखिए, सबसे पहले याद करना या कंठस्थ करना बिल्कुल गलत होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन गलत। और पाठ्य पुस्तक में तथ्यात्मक जानकारी को याद रखना ये भी गलत होगा। और मित्रों को नोटबुक से उत्तर कॉपी करना ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से ज़ोर से बात करना बचपन में पहला है अप्राकृतिक लेकिन असामान्य नहीं है, दूसरा है सामान्य और प्राकृतिक है, तीसरा है असामान्य लेकिन प्राकृतिक है और चौथा है असामान्य और अप्राकृतिक है। तो देखिए, दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से ज़ोर से बात करना यह सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सामान्य और प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है? पहला है संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या हैं, दूसरा है आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट है संज्ञा की परिभाषा क्या है और चौथा होगा आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करते हैं। तो एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता है तो वो होगा आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। पहला है एक छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे कभी हासिल करने की संभावना नहीं है, दूसरा है परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक छात्र के लिए आवश्यक कौशल या ज्ञान का स्तर, तीसरा है छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले से ही महारत हासिल कर चुका है, और चौथा है कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक छात्र के लिए आवश्यक कौशल या ज्ञान का स्तर, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन मानता है। पहला है गुणात्मक मापदंड पक्षपाती और व्यक्तिपरक, दूसरा है मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, तीसरा है सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है, चौथा है केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और रीज़न उसका। तो देखिए, अभिकथन गढ़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका रीज़न है कि कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। तो यहाँ पर ए और दो दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, ए और ए जो है वो सही आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है? पहला है पूर्वानुमान लगाना, दूसरा है सवाल पूछना, तीसरा है स्पष्टीकरण करना और चौथा है रटना। तो देखिए, कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जो होगा वो स्पष्टीकरण करना, सवाल पूछना, पूर्वानुमान लगाना, ये तीनों ही पारस्परिक शिक्षण प्रक्रिया के सक्रिय रूप हैं। अगर इसमें नहीं कोई है तो वो है रटना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? पहला है बुद्धियोत्तेजक, दूसरा है सादृश्य सोच,
तीसरा है अनुक्रिया समुच्चय और चौथा है अवधारणा मानचित्र। तो निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? तो वो है अनुक्रिया समुच्चय। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और रीजन वाला। सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है और इसका रीज़न है जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं और ए आर सही व्याख्या करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र हैं। पहला है असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं। दूसरा है डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते हैं। तीसरा है यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं और चौथा है दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं। तो महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र, असफलता ये बिल्कुल गलत होगा, डर और शर्म बिल्कुल गलत, दूसरों को प्रभावित करने में ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। और प्लीज़ जितने लोगों के 30 क्वेश्चन में 20+ क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि पेपर सेकंड शिफ्ट का बहुत ही इजी आया है बाल विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की विशेषता है। पहला है प्रतिबाधित और दोहरावदार व्यवहार पैटर्न। दूसरा है विलंबित गतिक और भाषा कौशल। तीसरा है उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव और चौथा है आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। तो ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की विशेषता होगी आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम होना चाहिए और निर्देश। पहला है लचीला एक समान। दूसरा है मानकीकृत विभेदित। तीसरा है लचीला विभेदित और चौथा है मानकीकृत एक समान। तो समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम लचीला और विभेदित होना चाहिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लचीला और विभेदित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। पहला है संवेदनशील अवधि। दूसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तीसरा है विकासात्मक प्रतिमान और चौथा है विकासात्मक कार्य। तो विकास के उस समय को संदर्भित करता है कि जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है, तो वो होगा संवेदनशील अवधि। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैर की तुलना में टांग और बाँह तेजी से बढ़ते रहते हैं। पहला है केंद्रीकरण का सिद्धांत। दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत। तीसरा है समीप दूराभिमुख सिद्धांत और चौथा है शीर्षगामी सिद्धांत। तो शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाँह तेजी से बढ़ते हैं, तो ये होगा समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। अब प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? पहला है बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।
एक प्रभावी तरीके प्रोत्साहित करना। दूसरा है यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर तटस्थ गतिविधियों और रुचियों को अपना लेंगे। तीसरा है बच्चों को पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करना। और चौथा है बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करना। तो देखिए, प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका होगा कि बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं? पहला है भावनात्मक समर्थन का प्रावधान। दूसरा है प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का माहौल। तीसरा है करने और प्रयोग करने के अवसर। चौथा है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा भावनात्मक समर्थन का प्रावधान और करने और प्रयोग करने के अवसर। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और रीजन वाला। शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और अवलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। और इसका रीज़न है कि जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया है कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जीन पियाजे ने इस बात पर बिल्कुल जोर नहीं दिया कि वो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाना जीन पियाजे ने बिल्कुल नहीं कहा है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा और दूसरा गलत। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन रीजन। एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। दूसरा है रीजन, समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद करती है। तो ये यहाँ पर पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तो इसका भी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी प्रेरणा से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होती है। पहला है दूसरों से बचाव पुरस्कार जैसे इनाम, बिल्कुल गलत। दूसरों की सराहना व्यक्तिगत संतुष्टि दूसरों की स्वीकृति। और चौथा है व्यक्तिगत संतुष्टि पुरस्कार जैसे इनाम। तो बाहरी अभिप्रेरणा दूसरों की सराहना जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और रीजन का। बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यावहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। और रीज़न है कि रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। तो इसका भी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है? पहला है एक बच्चा अतिरिक्त पहियों के साथ साइकिल चलाना सीखता है। दूसरा है बच्चा पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखता है।
तीसरा है बच्चा परिचित वस्तुओं के लिए नया शब्द सीखता है। और चौथा है एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं। तो देखिए पियाजे के अनुसार समायोजन का उदाहरण जो होगा वो होगा कि एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीज़र में चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? पहला है उत्तर परंपरागत, दूसरा है पूर्व परंपरागत, तीसरा है परंपरागत और चौथा है औपचारिक परंपरागत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा पूर्व परंपरागत, क्योंकि फ्रीज़र से चॉकलेट चोरी करना ठीक है। इस सवाल पर 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया कि ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पूर्व परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी परक अवस्था के अंत तक विकसित कर लेते हैं। पहला है वस्तु स्थायित्व, दूसरा है सांकेतिक चिंतन, तीसरा है संरक्षण और चौथा है परिकल्पित तार्किकता। तो जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत में वस्तु स्थायित्व को विकसित कर लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवाई गोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक पहला है बच्चों में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक लक्षण है, दूसरा है जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक होती है, तीसरा है तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है और चौथा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक जो है वो तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल विकास का लास्ट क्वेश्चन, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? पहला है सहयोग को हतोत्साहित करके, दूसरा है छात्रों को रटने का पूर्वाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करके, तीसरा है क्या क्यों कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर और चौथा है अधिसंज्ञान को हतोत्साहित करके। तो छात्रों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। सबसे पहले हम हतोत्साहित वाला वर्ड काटेंगे, हतोत्साहित। अब छात्रों को रटने का बिल्कुल पूर्वाभ्यास नहीं करना है। तो इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या क्यों कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट का हिंदी सामाजिक अध्ययन मतलब सोशल साइंस, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी पर्यावरण अध्ययन और मैथ, क्योंकि प्राइमरी में तो सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस होता नहीं है, तो उसकी सारी वीडियो आप लोगों को कल तक अपलोड कर दी जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।